हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का जो अपना 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग लेक्चर 3rd को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर 3rd में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को लेक्चर 3rd में एक्चुअली ये वाला जो लेक्चर है ये आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है उस चैप्टर में आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा। मोल कॉन्सेप्ट में भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा, तो वहीं से ये रिलेट करता है। पर क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों ने इसको रिवाइज नहीं किया हो, क्योंकि 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसको इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे। आप लोग मेरे साथ नोटबुक पे हेडिंग डालना स्टार्ट करिए। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration, methods of expressing concentrations of solutions। इस हेडिंग में सबसे पहले समझ लेंगे कि वो सभी मेथड्स को हमें स्टडी करना है जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जितने भी उन सभी को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं उसको जानने से पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको बेटा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मेरे साथ आप लिखते रहिए, ठीक है ना। केवल जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, वैसे पूछा नहीं जाता है आपको, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है, द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ solute present in definite quantity of solution relative to the solvent, comma is known as concentration of solution or strength of solution। मैंने क्या लिखा है कि सॉल्यूशन का डेफिनेट अमाउंट जो होता है उसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसके साथ रिलेट करता हुआ, सॉल्वेंट के साथ। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, जिसमें 2 एसेंशियल कंपोनेंट हमने पढ़े थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता था वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था सॉल्यूशन में, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो किसके साथ मिलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ। तो क्या बनेगा अपने पास, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in the definite quantity of the solution relative to the solvent is known as concentration of the solution और strength of solution। बात आती है इस चीज को समझने के बाद कि there are several ways we can calculate the concentration of solution। कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स।
देखें एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म्स को। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है मास परसेंट, मास परसेंट, जिसको W/W परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W/W परसेंट, ठीक है ना। सेकंड है आपके पास वॉल्यूम परसेंट, क्या है? वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। थर्ड है आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ है आपके पास मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है पार्ट्स पर बिलियन। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट मोलैरिटी। ध्यान आ रहा होगा, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और यही चीज़ अब हमारे सॉल्यूशन चैप्टर 12th में भी आ रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं मोलैरिटी, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, वॉल्यूम परसेंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग ppm बोल देते हैं, पार्ट्स पर बिलियन को हम लोग ppb बोल देते हैं, स्ट्रेंथ को हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी देखें क्या क्या टर्म्स होते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब और क्या क्या होते हैं। ये हमारे पास कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4। अब देखेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी के बाद हम लोगों को क्या पढ़ लेना है? मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना। इसमें फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, समझो फॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ लेंगे मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसके साथ साथ हम लोग मास फ्रैक्शन को भी देख लेंगे, मास फ्रैक्शन। और यहाँ पे इसी में हम लोग एंड देयर कोरिलेशन बिटवीन देम, कोरिलेशन, इनके आपस में कोरिलेशंस को भी देखेंगे बिटवीन देम, ठीक है ना। तो इतनी चीज देखनी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेलिटी कैपिटल F से, मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाई, ठीक है ना। चाई आप नॉर्मली इस तरीके से करके बना दें, ये चाई है, ठीक है ना। तो हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मास फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ W/W परसेंट था, ठीक है ना। तो जल्दी से देखें एक बार हमने क्या लिखा, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलोगे द अमाउंट या द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द सॉल्वेंट is called या is known as concentration of solution or strength of solution. There are several methods we can calculate the concentration of solution. कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं? मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे? फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड देयर कोरिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर मैं रफ करूंगा। तो आपने नोट कर स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग एक एक करके क्या देखने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना।
11th क्लास के लिए भी, 12th के लिए भी, और कंपटीशन, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे वो नीट का बच्चा हो। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें स्टडी करना है मास परसेंट। मास परसेंट, तो देखो मास परसेंट जिसको हम लोग W/W% से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। इस चीज को देखें आप, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। अब मैथ वाला दिमाग मत लगाना कि ये सिंपल ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसमें अभी मैंने करली ब्रैकेट बनाया था, आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। मास परसेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ को समझ लें पहले। एक की लैंग्वेज समझ लेंगे आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने अभी कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया, 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं, ये 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स किसके प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग यहाँ से डिफाइन क्या करेंगे, देखो परसेंट हमेशा 100 में इसके लेके चलते हैं कि अगर इसमें 100 पार्ट्स सॉल्यूशन के अंदर ये देखना है कि कितना पार्ट्स आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। मतलब कि अगर मैंने कहा 23 पार्ट्स अगर सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में, तो 23% किसका हो गया परसेंटेज, मास परसेंट हुआ उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप डिपेंड कर रहा मास परसेंट आप सॉल्यूट का निकाल लें या सॉल्वेंट का निकाल लें, दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, समझना इसको। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ parts of mass of solute per 100 parts of the mass of solution। समझ लें इसको। मैंने बोला है कि मास परसेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मास परसेंट को हम लोग W/W% से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमने दो कंपोनेंट पढ़ रखे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये पूरे सॉल्यूशन के लिए है, किसी भी लेक्चर की मैं बात करूँगा तो यही रिप्रेजेंटेशन लेके चलूंगा। तो दो कंपोनेंट जो एसेंशियल होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। लेसर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूट क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बाई मास इन सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाई मास। तो सॉल्यूट को हमेशा मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को ए से, या मैथमेटिकली मैं इसको रिप्रेजेंट 2 से करूंगा, इसको 1 से, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो ए बी से रिप्रेजेंट करूंगा। जहां भी मैं ए लिखूं सॉल्वेंट के लिए बात चलेगी, जहां भी मैं बी लिखूं सॉल्यूट के लिए बात चलेगी, और जहां पे मैं कुछ नहीं लिखूं, जैसे मैंने सपोज किया WB लिखा तो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं WA लिखा दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने केवल W सॉल्यूशन लिखा तो आप समझ जाएंगे ये सॉल्यूट, या मैं इसको WB लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो और कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग सॉल्यूट के मास को स्मॉल w से करते हैं और कैपिटल W से सॉल्वेंट के मास को करते हैं। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको या तो मैं 2-1 करके पढ़ाऊंगा या AB करके पढ़ाऊंगा। तो आप समझ जाइए कि B से रिप्रेजेंट मैं सॉल्यूट को करूंगा या 2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करूंगा या 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास परसेंट में अगर सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट का मास मुझे ऊपर लेना होगा और सॉल्यूशन का मास मुझे नीचे लेना। सॉल्यूशन का मास का मतलब क्या हुआ, WA प्लस WB। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो WB है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और जो WA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सॉल्वेंट। और ध्यान रखना जो WA प्लस WB है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मास में कितना मास आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो जैसे हम लोग परसेंटेज अपने मार्क्स की निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, तो ऑब्टेन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या और किया करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अपना फॉर्मूला किसका बन गया, मास परसेंट का, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान रखना, कैसे बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया और ये इसके अंदर 23 ग्राम है, तो इसका कितना परसेंटेज है, 23%। या मैं बोलूँ मैंने सॉल्यूट लिया 30, ऐसे लिख के आ जाए 30% बाई मास न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे 30% बाई मास का मतलब है कि 30 ग्राम, अगर मैं यूनिट ग्राम में लेके चलूँ तो किलोग्राम में भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट वॉल्यूम है तो लीटर या ml में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना 30 ग्राम, अगर ये क्या कहना चाह रहा है कि 30 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट का मास देखेंगे तो 30 ग्राम और सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास हुआ तो 70, 100 में से 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें आगे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं मास परसेंट के साथ साथ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो अब मैं रफ नहीं करने वाला। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉल्यूट का मास परसेंट आप समझ गए होंगे। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे देखा जाता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। या सिंपल वे में बोलूं तो इतना ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम ले लो, 1 ग्राम ले लो, डिपेंड कर रहा है आप मास को किस में लेके चलना चाहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास जो होगा सॉल्यूट का ग्राम में, वो क्या कहलाएगा, मास परसेंट, ठीक है ना। तो कैसे सिंपल वे में बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन से हम सभी की डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें, मैं रफ पूरा नहीं करूंगा, आप एक एक करके देखते हैं। यहां पे मैं मास परसेंट की जगह अब क्या कर दूं, वॉल्यूम परसेंट। सेकंड टर्म मेरा क्या था, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट अगर मैंने यहां यूज किया, आप समझ चुके होंगे, तो वॉल्यूम परसेंट में क्या आ जाएगा, जहां W/W परसेंट होता था वहां V/V परसेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि यहां पे मैंने लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट, वहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, वहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और जहां मास ऑफ सॉल्यूशन है वहां भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां भी आप समझ गए होंगे रिप्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। अब मास को, अभी मास था तो मैंने इनसे रिप्रेजेंट किया था W से, पर अगर वॉल्यूम है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से, इसका वॉल्यूम होगा। तो आप समझ चुके होंगे, मैं इसको इधर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आप अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, सब स्क्रिप्ट में लिखना है इसको, ठीक है ना, सॉल्यूट का मतलब B, और अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेके चलेंगे तो ये सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो ये, और दोनों का वॉल्यूम कंबाइन करेंगे, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या यूं बोलेंगे सिंपल वे में, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ या 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 100 में लेके चलना है आपको। तो यहां पे देखें, जहां पे मैंने यूज किया था मास वर्ड, वहां पे हमने यूज क्या कर लिया, वॉल्यूम। तो सिंपल है, मास परसेंट में क्या बोलते थे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, अभी भी हम लोग रफ नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, मास, ये सेकेंड टर्म था आपका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग देखेंगे थर्ड में हमें लोगों को क्या पढ़ना है वो देखते हैं, मास बाई
मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट में हम लोग यहाँ पे ऊपर क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मास के लिए W लेके चलेंगे। ऊपर मास है तो इसका हम लोग क्या लेके चलेंगे, मास। सॉल्यूट का क्या लेके चलेंगे, मास। सॉल्वेंट का क्या, सॉल्यूशन का क्या लेके चलना, वॉल्यूम। नीचे रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम लेके चलना है, तो यहाँ पे मास, तो यहाँ भी क्या आएगा, मास। नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, तो ऊपर रहेगा मास और यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा। तो बताओ डेफिनेशन बनाना आ गया आपको। हमने क्या बताया कि अब मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, ये सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं। अगर बच्चे के मन, आपके मन में आता सर सॉल्वेंट के लिए कोई मास परसेंट पूछता तो W परसेंट फॉर सॉल्वेंट, तो अभी हमने जब सॉल्यूट के लिए लिखा था तो लिखा था WB अपॉन WA प्लस WB। अगर मुझसे कहता है फॉर सॉल्यूट ना करके फॉर सॉल्वेंट, तो यहाँ क्या कर देंगे, सॉल्वेंट का वेट। तो ये जिसका मास ऊपर है उसी का हम मास परसेंट देख रहे हैं, ठीक है, इनटू 100 भी करना है, ठीक है। परसेंटेज हमेशा 100 में से ली जाती है, पर टोटल मास में कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन का मास नीचे लेके चलना पड़ेगा, सॉलिड का लोगे तो ऊपर मास सॉलिड का लेके चलोगे, सॉल्वेंट का लोगे तो ऊपर मास सॉल्वेंट का लेके चलोगे, टोटल मास आपका सॉल्यूशन का ही लेके चलना है, ठीक है ना। वही चीज सब में है। अगर यहाँ पे मैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट सॉल्वेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं, सबसे पहले मास परसेंट देखा, वॉल्यूम परसेंट देखा, अब थर्ड क्या देख रहे हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as the number of parts of the mass of solute. It is defined as the number of parts of the mass of solute present in 100 parts of the volume of solution. पहले मास था, फिर वॉल्यूम था, अब मास बाई वॉल्यूम है तो सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो कैसे बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लें, अभी भी मैं रफ नहीं करने वाला, आप देखो एक ही सी काम चलाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलें अब हम लोग यहां पे लेके चलेंगे किसको, फोर्थ अपनी क्या थी हेडिंग, फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसको हम लोग ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, ppm, ठीक है। तो यहां पे 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है, 10 लाख। तो 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। दैट मीन्स 1 मिलियन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 लाख, 10 टू पावर 6। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार जहां पे हमने 100 पार्ट्स लिखा था वहां करेंगे 10 टू पावर 6 पार्ट। अब क्योंकि ये वॉल्यूम में नहीं लेके चलेंगे, इसको मास में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ मास कर दो, यहाँ भी मास है, यहाँ मास है, यहाँ भी मास कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे 10 टू पावर 100 पार्ट्स में ना लेके मिलियन पार्ट्स में लेके चलना, 10 टू पावर 6 पार्ट कर दो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, 10 टू पावर 6, और ये हो जाएगा आपका ppm। तो देखो कितना आसान है, पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट पर 10 टू द पावर 6 मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लेना तो W करके ही चलना है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10 टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मिलियन में जितना मास किसका प्रेजेंट हो, सॉल्यूट का, तो वो हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन फॉर सॉल्यूट, और पार्ट्स पर मिलियन फॉर सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट का मास लेके चलेंगे, मतलब WA कर देंगे, ठीक है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार फिर से पार्ट्स पर मिलियन को देखते हैं, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मिलियन जो पार्ट्स होता है सॉल्यूशन का, उसमें कितना नंबर ऑफ पार्ट्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वैसे ही चल रहा है जैसे मास परसेंट था। मास परसेंट में हम लोग 100 पार्ट्स में लेके चलते थे, परसेंटेज किस में होती है, परसेंट, प्रति 100 में, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 टू पावर 6, ठीक है। और बिलियन अगर आ जाए तो 10 टू पावर 9, क्या आ जाएगा, 1 बिलियन। अगर मैं पार्ट्स पर बिलियन की बात करूं, ppb, तो बिलियन किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर 9, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग, है ना। 100 करोड़
के इक्विवेलेंट होता है, ये 10 लाख के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बिलियन। तो यहाँ ppm की जगह किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ppb से। ये चीज़ वही रहेगी, 10⁻6 पार्ट की जगह 10⁻9 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ भी आपको 9 करना पड़ेगा और यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। लो हो गया पार्ट्स पर बिलियन। देखो एक डेफिनेशन ही चली थी, तो क्या है पार्ट्स पर बिलियन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁻9 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से देखें मास परसेंट क्या होता था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा था मास बाई वो वॉल्यूम परसेंट क्या होता था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा था मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा आपसे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁻6 पार्ट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा अगर मैंने कहा पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁻9 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं रफ कर रहा हूं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हमने मास परसेंट पढ़ा, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब हम लोग देखेंगे 6th कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हमने क्या लिखा था, स्ट्रेंथ। तो हम लोग स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। स्ट्रेंथ को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, देखें, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज defined as the mass of या amount of solute dissolved या present in 1 लीटर, ये 1 है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज स्ट्रेंथ इक्वल, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WB से लिख लेंगे और या W2 से भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V से रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ पे इन लीटर। अगर मैं इसको इन ग्राम में लेके चलूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। तो देखें स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमने यहाँ पे अगर कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर के दौरान हमने क्या किया, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, किसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, 7th मोलैरिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द, मैं एक बार पहले आपको, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in या present in 1 liter of solution,
क्या मतलब हुआ? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अगर मैं कहीं भी यहाँ पे बीकर लिया, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ सॉल्यूट, और किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? इसमें यहाँ पे लेके चला 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। बोलने का एक सही वे क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे? पूरा लिख सकते हैं आप, इज कॉल्ड concentration in terms of molarity। तो यहाँ पे मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात मोलैरिटी इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं NB से। B किसके लिए यूज करते थे? सॉल्यूट के लिए। और स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये किस में होगा? इन मोल। यूनिट लिखेंगे तो LE नहीं लिखेंगे, केवल MOL लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग यूनिट क्या लेते थे? मोल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब होता यूं है कि ये एक्चुअली मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास लेके चलते हैं, और मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेके चलेंगे, मतलब ये मोलर मास है। तो ये हो गया मेरा, इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वेट को, इसको यहाँ पे ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, एक मोल में कितना ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मान लो सपोज हमें ml में गिवन है, तो मुझे चाहिए लीटर में, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किया करते थे? 1000 से डिवाइड। वो 1000 का डिवाइड कहाँ जाके ये वैल्यू पहुँचेगी? ऊपर। तुम्हें यहाँ ना दिखा के फॉर्मूले में कहाँ दिखाया जाता है आपको? यहाँ। इसका मतलब ये होता है कि जो ml में वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का वो यहाँ रखा गया है। अब वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो चुका? लीटर में, क्योंकि ये 1000 से जब डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, डायरेक्ट लीटर में दिया तो यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या फॉर्मूला हो गया? मोलैरिटी। मोलैरिटी का कंप्लीट फॉर्मूला ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि मोलैरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, मैं रफ करने जा रहा हूं। नोट्स बनाते चलें, 12th है, छुट्टियों जो चल रही हैं अभी आपके, है ना, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो अभी आपके पास टाइम है, घर पे आप नोट्स बनाते रहें। जैसे क्लास में हमको पढ़ने को मिलता था वैसे ही मिल रहा है, उसके बाद समय बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे 8th टर्म क्या है हमारे पास? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है? इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोल दिया, इसको देखेंगे, लिखेंगे हम लोग साथ साथ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in
present in 1 liter of solution is called concentration in terms of normality and it is represented as इस कैपिटल N। देखो जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किस में डिजॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स को N से करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम को GM से, और इक्विवेलेंट इसी के साथ में दिखा दें, इक्विवेलेंट, बस इतना, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात आई नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते थे, सिंस नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वहाँ पे लेते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे लेते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दिस इज इक्विवेलेंट वेट। क्या ये इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। बात आई कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल E से भी लिख सकते हैं आप इसको, किससे लिख सकते हैं, कैपिटल E से। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट को भी हम लोग कैपिटल M से करते हैं, मोलैरिटी को भी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग M डैश से कर ले रहे हैं, किससे, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। M डैश का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन बैलेंस फैक्टर। हम लोग X, ये बैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X क्या है, ये बैलेंसी, बैलेंसी बोल दो या बैलेंस फैक्टर बोल दो, बैलेंस फैक्टर। अब बात आती है कईयों बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट आपने 9th क्लास में सीखा, 11th में भी सीखा, इक्विवेलेंट वेट भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको 9th और 11th में सिखाया जाता है, ठीक है। आपको जैसे कोई भी चीज़ ले ली, हमने कहा सपोज करो H2SO4 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते थे तो हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने 2 इंटू इट्स एटॉमिक मास कितना 1, सल्फर 1, इसका एटॉमिक मास कितना 32, प्लस नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ है, ऑक्सीजन है 4, तो एटम का मास कितना होता है बोलो, तो ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो इसका मास 16, तो ये कितना 2 + 32 + 16 4 जा 64, दैट इज इक्वल 98 यूनिट लेके चला करते थे। ध्यान है 98 यूनिट है, यूनिट ना आप 4 समझ लो इसको, ठीक है। और अगर मुझसे इसका इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंसी। अब बात आई बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो H2SO4 किस में टूटता है, H2S+ SO4 2- में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन देख लो, तो यहाँ पे तो एक कैटायन है, 2 के 2 प्लस आ जाएंगे, एक पे 2-, तो मैक्सिमम जो आयन को चेक कर लिया अगर, मतलब दोनों होते बराबर हैं, पर यहाँ देखेंगे 2 + 2-, तो बैलेंस फैक्टर कितना आ गया इसका 2, तो 98/2, और इसमें क्या आ जाएगा 49। पर ध्यान रखना जहाँ पे बैलेंसी किसी भी मॉलिक्यूल की 1 आती है तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट है तो M डैश कर देंगे, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर आप इसको वैसे भी देखना चाहें, अगर आप इसको ऐसे भी देखना चाहें नॉर्मेलिटी, तो अगर ध्यान रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दिया है तो वही चीज़ है 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 और आ जाएगा। जो अपॉन में डिवाइड दिया था ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो डिवाइड वाला कहाँ पहुँच गया, ऊपर। तो ये मेरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जल्दी से बताएं नॉर्मेलिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए
आज के इस लेक्चर में हम लोग इतने ही कंसंट्रेशन टर्म्स को रखते हैं, ठीक है ना। इट्स इनफ फॉर टुडे। बाद बाकी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सभी जो भी हमने आपको शुरुआत में बताए थे वो सभी के सभी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में देखेंगे इसके कंसंट्रेशन के कोरिलेशन और फोर्थ पार्ट में देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, पर पढ़ते जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।